हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। गढ़वा की 2,23,000 महिलाओं के बैंक खाते में आए 7,500 रुपए। मैया सम्मान योजना की 3 माह की किस्त जारी। गढ़वा जिले की 2,23,001 महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अप्रैल, मई और जून महीने की लंबित किस्त की राशि लाभुकों के बैंक खाते में सोमवार को भेज दी गई है। प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 7,500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा के निर्देशन में सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने भुगतान की प्रक्रिया पूरी की। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। जिला प्रशासन ने सभी लाभुक महिलाओं से अपने बैंक खाते की जांच करने की अपील की है। यदि किसी के खाते में राशि नहीं पहुंची है तो वे संबंधित प्रखंड कार्यालय या बैंक से संपर्क कर सकती हैं। वह झारखंड के अन्य जिलों में भी लंबित किस्तों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी है और पात्र महिलाओं के खाते में 5,000 या 7,500 रुपए की राशि भेजी जा रही है। जिन लाभुकों को अब तक राशि नहीं मिली है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के साथ उनके खातों में भी राशि भेजी जाएगी। झारखंड में मानसून हुआ मेहरबान। 7 और 8 जुलाई को भी भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी से बने मौसमी सिस्टम के असर से सोमवार को राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई। सरायकेला खारसावां, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। लगातार बारिश से कई शहरों के निचले इलाकों में जल भराव हो गया और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं तापमान में गिरावट आने से उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आज 7 और कल 8 जुलाई को भी पूरे झारखंड में मानसून का असर बना रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। वहीं रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, धनबाद और उत्तर पूर्वी झारखंड के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं तथा मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। 9 जुलाई तक भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा और राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने के संकेत हैं। हजारीबाग में बेटी को बचाने में पिता ने गंवाई जान। करंट की चपेट में आया पूरा परिवार, 5 लोग झुलसे। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के ब्रह्मोरिया गांव में सोमवार को दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। घर के पास स्थित कुएं के समीप लटक रहे जर्जर बिजली के तार में दौड़ रहे करंट की चपेट में 8 वर्षीय ईशा कुमारी आ गई। बच्ची को तड़पता देख उसके पिता नरेश भुइयां 48 वर्षीय उसे बचाने दौड़े, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गए। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्य भी एक एक कर बचाने पहुंचे और करंट की गिरफ्त में आते चले गए। कुछ ही सेकंड में पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने नरेश भुइयां को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में रीना देवी, ईसा कुमारी, कुंजिया देवी और भुवनेश्वर भुइयां समेत कुल 5 लोग झुलस गए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर होने पर हजारीबाग रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में शोक के साथ साथ बिजली विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से जर्जर और झूलते बिजली तारों की शिकायत की जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में जर्जर बिजली तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। सीएम हेमंत का बड़ा प्लान। नेतरहाट में ग्लास टावर, पतरातू में व्यू पॉइंट और रोपवे, बदलेगी झारखंड के पर्यटन की तस्वीर। झारखंड का पर्यटन अब नई उड़ान भरने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को बड़ा विजन दिया है। नेतरहाट में ग्लास वॉच टावर या ग्लास ब्रिज, कोयल व्यू पॉइंट, कॉटेज और ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वही पतरातू घाटी में नया व्यू पॉइंट और रोपवे बनाने की योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य की अंडरग्राउंड कोल माइंस को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और उन्हें दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। सरायकेला खारसावां, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, हजारीबाग, रांची समेत कई जिलों में इको टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। साथ ही लोध फोल समेत प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, नई पर्यटन नीति तैयार करने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। अगर
अगर ये योजनाएं धरातल पर उतरती है तो आने वाले समय में झारखंड देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में अपनी अलग पहचान बना सकता है। तेनूघाट डैम के 2 रेडियल गेट खुले, दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी। लगातार बारिश के कारण तेनूघाट डैम का जलस्तर बढ़ने पर डैम प्रबंधन ने सोमवार दोपहर 3 बजे 2 रेडियल गेट खोल दिए हैं। फिलहाल 2 रेडियल गेट और एक अंडर स्लूश गेट के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। डैम से करीब 2700 क्यूसेक पानी दामोदर नदी में छोड़ा जा रहा है। जलाशय का जलस्तर RL 849.76 फीट तक पहुंचने के बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया है ताकि डैम का जलस्तर नियंत्रण में रखा जा सके। तेनूघाट बांध प्रमंडल ने बोकारो, धनबाद और बेरमो प्रशासन को अलर्ट जारी कर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने दामोदर नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से नदी किनारे नहीं जाने और सावधानी बरतने की अपील की है। मछुआरों को भी फिलहाल नदी में नहीं उतरने की सलाह दी गई है। डैम प्रबंधन ने कहा है कि जलाशय का जलस्तर बढ़ने पर जरूरत के अनुसार अतिरिक्त गेट भी खोले जा सकते हैं। रिम्स 2 पर बड़ी रोक, 222 एकड़ जमीन को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का बड़ा फैसला। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि 222 एकड़ जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी होने तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने बताया कि जमीन अधिग्रहण को लेकर शिकायत मिलने के बाद रांची जिला प्रशासन और राजस्व अधिकारियों से मुलाकात, जमीन की मात्रा और भुगतान से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने साफ किया है कि वह रिम्स 2 के निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जनजातीय समुदाय की उपजाऊ जमीन पर अस्पताल बनाने के बजाय वैकल्पिक स्थान तलाशने पर विचार होना चाहिए। वही बोकारो के बैदकारो, चड़कपनिया और बेरमो क्षेत्र में ग्राम सभा की अनुमति के बिना पेड़ काटे जाने के मामले की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच पूरी होने तक संबंधित क्षेत्र में खनन पर रोक रहेगी। आयोग की टीम रिम्स, IIM रांची, रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की भी समीक्षा करेगी। मतदाता पुनरीक्षण अभियान में तेजी, 7 दिनों में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंचे BLO। झारखंड में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पहले 7 दिनों में BLO ने करीब 1 करोड़ 5 लाख मतदाताओं तक पहुंचकर इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए हैं, जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 39.73% है। इस अभियान में राजनीतिक दलों के BLO भी घर घर जाकर फॉर्म भरवाने में सहयोग कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने सभी राजनीतिक दलों से BLO की भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। जमा किए गए फॉर्म का सत्यापन और डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, जबकि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन श्रेणी के मतदाताओं की सूची की जांच के बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। ST/SC छात्रों की लग गई लॉटरी, UPSC प्रीलिम्स पास करते ही झारखंड सरकार देगी 1.5 लाख रुपए। झारखंड सरकार ने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 पास करने वाले अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1.5 लाख रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी। इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ केवल झारखंड के मूल या स्थायी निवासी UPSC प्रीलिम्स 2026 उत्तीर्ण और 8 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले ST/SC अभ्यर्थियों को मिलेगा। यह सहायता जीवन में सिर्फ एक बार दी जाएगी। आवेदन के लिए आवासीय, जाति, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, UPSC प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड और रिजल्ट सहित अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन ऑनलाइन भरने के बाद आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय रांची में जमा किया जा सकता है या स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से भेजा जा सकता है। धनबाद फैक्ट्री हादसा, घायल कर्मी की मौत के बाद बवाल, मुआवजा और नौकरी पर बनी सहमति। धनबाद के भोली स्थित फैक्ट्री में हुए औद्योगिक हादसे में घायल कर्मचारी अकरम खान 50 वर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई। 7 दिन पहले कन्वेयर बेल्ट मशीन की चपेट मारने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मौत की खबर मिलते ही सोमवार को परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और फैक्ट्री गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए भोली गोंदुडी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार के लिए मुआवजा, एक सदस्य नौकरी और हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। बाद में पुलिस और कंपनी प्रबंधन के बीच वार्ता के बाद 8 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बनी, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर सड़क जाम हटा लिया गया। प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है।
सर्वजन पेंशन योजना, रांची के 1,59,000 लाभुकों के खाते में पहुंचे 4,000 रुपए। रांची जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत अप्रैल से जुलाई 2026 तक की 4 माह की पेंशन लाभुकों के बैंक खातों में भेज दी गई है। प्रथम चरण में 1,59,358 लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से 4-4 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इसके लिए कुल 63 करोड़ 74 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि शेष पात्र लाभुकों के खातों में भी जल्द राशि भेजी जाएगी। लाभुकों से बैंक खातों में आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन कराने की अपील की गई है ताकि भुगतान में किसी तरह की परेशानी ना हो। चाईबासा में ईंटों के ढेर से निकला बैंडेड करंट, सर्प मित्र ने किया सुरक्षित रेस्क्यू, बारिश में बढ़ा खतरा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा स्थित खपरसाई क्षेत्र में सोमवार को एक निर्माणाधीन भवन के पास ईंटों के ढेर से बैंडेड करंट प्रजाति का अत्यंत विषैला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही मजदूरों ने काम बंद कर दिया और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे सर्प मित्र दीपक बारी और उनके सहयोगी अमन तिर्की ने पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर सांप को सुरक्षित पकड़ लिया और बाद में उसे आबादी से दूर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया। समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ा हादसा टल गया। वन विभाग ने बताया कि लगातार बारिश के कारण सांपों के बिलों में पानी भर जाता है, जिससे वे सूखी और सुरक्षित जगहों की तलाश में घरों, निर्माणाधीन भवनों, ईंटों और मलबे के ढेर तक पहुंच जाते हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप दिखाई देने पर उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचना दें। शराब घोटाला, 9 घंटे की पूछताछ के बाद रोहित उरांव को ईडी ने छोड़ा। आज रामेश्वर उरांव से होगी पूछताछ। शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रोहित उरांव से करीब 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की। सोमवार सुबह 11 बजे शुरू हुई पूछताछ रात करीब 8 बजे तक चली, जिसमें शराब कारोबार में उनकी भूमिका, कारोबारियों से संबंध और इकरारनामा समेत कई अहम बिंदुओं पर सवाल पूछे गए। बयान दर्ज करने के बाद ईडी ने रोहित उरांव को छोड़ दिया। फिलहाल उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए कोई नया समन जारी नहीं किया गया है। वहीं इस मामले में आज 7 जुलाई को जो पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ईडी के सामने पेश होंगे। जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया है। माना जा रहा है कि ईडी शराब घोटाले से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर उनसे पूछताछ करेगी। इस पूछताछ पर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों की नजर टिकी हुई है। रांची में लगातार बारिश से जल जमाव, निचले इलाकों में लोगों की बढ़ी परेशानी। राजधानी रांची में लगातार बारिश के कारण पंडरा, नामकुम, कांके डैम साइड और अपर बाजार समेत कई निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। कई सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों और पैदल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नालियों और बड़े नालों की नियमित सफाई नहीं होने से बारिश का पानी निकल नहीं पाता, जिससे थोड़ी देर की बारिश में भी सड़कें तालाब जैसी दिखने लगती है। लोगों ने नगर निगम से जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज कुमार ने कहा है कि कई लोगों ने निचले इलाकों में मकान बना लिया है, इसलिए तेज बारिश के दौरान पानी रिहायशी क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। उन्होंने बताया कि जिन जगहों पर नालों की सफाई बाकी है वहां विशेष अभियान चलाया जा रहा है और नगर निगम की टीमें पंप के जरिए पानी निकालने में जुटी है। डिप्टी मेयर ने लोगों से नालियों में कचरा न फेंकने की अपील की है ताकि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था बेहतर बनी रहे। नीट पेपर लीक और क्लस्टर सिस्टम के विरोध में रांची में छात्रों का आक्रोश मार्च। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और झारखंड में क्लस्टर सिस्टम लागू करने के विरोध में सोमवार को रांची में छात्रों ने आक्रोश मार्च निकाला। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा समेत कई छात्र संगठनों से जुड़े छात्र छात्राएं शहीद चौक से लोक भवन तक पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में जिम्मेदारी तय की जाए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया है कि झारखंड के कई जिलों में पीजी की पढ़ाई बंद होने से गरीब और आम परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने क्लस्टर सिस्टम रद्द करने, रुकी हुई बहालियों को जल्द पूरा करने और पेपर लीक पर सख्त रोक लगाने की मांग की है। लोक भवन और राजभवन की ओर बढ़ रहे छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई। छात्रों ने कहा है कि अधिकारों की आवाज उठाने पर उन्हें कॉकरोच कहा जा रहा है, लेकिन वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। चाकुलिया स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी में आग, फायर ब्रिगेड की तत्परता से टला बड़ा रेल हादसा। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया रेलवे स्टेशन पर सोमवार को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी कोयला लदी मालगाड़ी की एक बोगी में अचानक आग लग गई। यात्रियों ने बोगी से तेज धुआं और आग के लपटे उठते देख तुरंत स्टेशन प्रबंधक को सूचना दी। स्टेशन प्रबंधन ने बिना देर किए बिजली आपूर्ति बंद कराई और दमकल विभाग को सूचना दी। समय रहते कार्रवाई होने से आग को अन्य बोगियों तक फैलने से रोकने की कोशिश शुरू कर दी गई।
सूचना मिलने पर बहरागोड़ा से फायर ब्रिगेड की टीम अग्निशामक वाहनों के साथ मौके पर पहुंची। मालगाड़ी के ऊपर हाई वोल्टेज ओवरहेड तार होने के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत से आग बुझानी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद कोयले में सुलग रही आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा रेल हादसा टल गया। रेलवे प्रशासन ने बताया है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती तौर पर गर्मी या घर्षण के कारण कोयले में आग सुलगने की आशंका जताई जा रही है। जेएसएससी भर्ती 2026 611 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 14 जुलाई तक करी अप्लाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 जुलाई कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून थी, जिससे बाद में 3 जुलाई किया गया था। अब अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इस भर्ती अभियान के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 611 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर के 228, ऑडिटर के 145, फिशरी एक्सटेंशन सुपरवाइजर के 78 और डायरी टेक्निकल ऑफिसर के 72 पद समेत कई अन्य पद शामिल हैं। इस भर्ती में चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। विभिन्न पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 5, 6 और 7 के अनुसार 29,200 रुपए से 1,42,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिलेगा। हिलगांव शूटिंग रेंज पहुंचे सीएम हेमंत, बदहाल व्यवस्था देख भड़के, बोले खिलाड़ियों की सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को रांची के खिलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां की बदहाल व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं की कमी और उपकरणों की स्थिति देखकर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। 10, 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी कमियों को जल्द दूर कर विश्व स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और खुद शूटिंग राइफल से निशाना साधा। उन्होंने उपकरणों के रखरखाव, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और नियमित फायर मॉक ड्रिल को मजबूत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, इसलिए सरकार का लक्ष्य इस शूटिंग रेंज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के अनुरूप विकसित करना है, ताकि राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं मिल सके। जमशेदपुर में वारंटी की गिरफ्तारी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा, 6 छतें पार कर भागा, 2.5 घंटे बाद दबोचा गया। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक वारंटी को पकड़ने के दौरान करीब 2.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस जैसे ही नीतिबाग कॉलोनी स्थित आरोपी अभिषेक कुमार के घर पहुंची, वह दरवाजा बंद कर छत पर चढ़ गया और पुलिस को धमकी देने लगा कि पकड़ने की कोशिश की गई तो वह छत से कूद जाएगा। इसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर संयम के साथ कार्रवाई शुरू की। दबाव बढ़ने पर आरोपी एक के बाद एक करीब 6 मकानों की छतों से भागता रहा, जबकि पुलिसकर्मी भी उसका पीछा करते रहे। आखिरकार भागने के दौरान वह 2 मकानों की दीवारों के बीच बनी संकरी जगह में फंस गया। इसके बाद पुलिस ने काफी मशक्कत कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला और हिरासत में ले लिया। इस पूरी कार्रवाई में करीब 2.5 घंटे लगे। भागने के दौरान आरोपी को हल्की चोट भी आई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने बताया कि अभिषेक कुमार रविवार रात हुई चेन स्नैचिंग की घटना में वांछित था। जांच में उसके खिलाफ चोरी, मारपीट समेत कई आपराधिक मामले भी सामने आए हैं। खाते में पैसे थे फिर भी इलाज नहीं मिला। गढ़वा में बैंक पर ई-केवाईसी के नाम पर दौड़ाने का आरोप। गढ़वा जिले में एक आदिवासी व्यक्ति की मौत के बाद झारखंड ग्रामीण बैंक पर गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक रतन लकड़ा के परिजनों का कहना है कि उनके खाते में पेंशन की राशि मौजूद थी, लेकिन ई-केवाईसी के नाम पर उन्हें करीब 3 महीने तक बैंक के चक्कर कटवाए गए। आरोप है कि मरणासन हालत में रतन लकड़ा को बैंक ले जाकर ई-केवाईसी भी कराई गई, फिर भी इलाज के लिए खाते से पैसे नहीं निकल सके। समय पर राशि नहीं मिलने के कारण इलाज प्रभावित हुआ और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन 100 लेकर बैंक पहुंचे और बैंक परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वही बैंक प्रबंधन ने परिजनों के आरोपों से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि मृतक की ई-केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी थी और उसके बाद खाते से पैसे निकालने के लिए कोई परिजन बैंक नहीं आया, इसलिए भुगतान नहीं हो सका। फिलहाल इस मामले को लेकर बैंक और परिजनों के दावे आमने सामने हैं। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और मामले की जांच की जा रही है।
जेपीएससी को झारखंड परीक्षा संकट आयोग बताया, भाजपा ने पीटी रिजल्ट रद्द कर सीबीआई जांच की मांग की। 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा के परिणाम में कथित गड़बड़ी को लेकर भाजपा ने झारखंड सरकार और आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य शाहदेव ने कहा कि परिणाम में कई विसंगतियां हैं और इसे रद्द कर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि रिजल्ट पर आयोग के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है और 3 सदस्यों ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया है। उन्होंने आयोग को झारखंड परीक्षा संकट आयोग बताते हुए कहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रतुल्य शाहदेव ने आरोप लगाया है कि ओएमआर सीट और मेरिट सूची में बड़ी गड़बड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि क्रमांक सूची में 832 अभ्यर्थियों के नाम गायब हैं, जिसकी जांच जरूरी है। भाजपा ने जेपीएससी सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने, पीटी रिजल्ट रद्द करने और मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय देने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। गढ़वा में गर्भवती महिला की मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। गढ़वा जिले के डंडई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद एक महिला की मौत को लेकर ग्रामीणों और परिजनों ने हंगामा किया। कोयरी टोला निवासी कमला देवी को प्रसव पीड़ा के बाद स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। बाद में तबियत बिगड़ने पर उन्हें रेफर किया गया। परिजन उन्हें गढ़वा और फिर पलामू के एक निजी अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला की मौत से नाराज ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव किया और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी व सिविल सर्जन को बंधक बनाने का आरोप सामने आया है। सूचना मिलने पर बीडीओ और थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। परिजनों ने मुआवजे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। सिविल सर्जन ने बंधक बनाए जाने से इनकार करते हुए कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। बोकारो के काला पत्थर में बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 9 करोड़ 31 लाख रुपए होंगे खर्च। बोकारो के चास प्रखंड स्थित काला पत्थर में स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। डीएमएफटी फंड से बनने वाले अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने किया। करीब 2.5 एकड़ जमीन पर बनने वाले इस स्टेडियम के पहले चरण के निर्माण पर 9 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च होंगे। परियोजना को लगभग 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टेडियम में बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, कैफेटेरिया और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण से जुड़ी कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परियोजना के दूसरे चरण में अलग से चिन्हित 2.5 एकड़ जमीन पर आउटडोर स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में मानसून की पहली बारिश में सड़कों की खुली पोल, गड्ढों और जल जमाव से बढ़ा हादसों का खतरा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश ने जर्जर सड़कों की बदहाली उजागर कर दी है। पवन चौक से रजवाड़ी रोड, पुरानी बस्ती साई मोंटेसरी स्कूल, बाटा रोड, पुरानी रांची रोड और चांदमारी से टोकलो रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश का पानी गड्ढों में भरने से सड़कें तालाब जैसी दिख रही है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, मरीजों और रोजाना आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। तंबाकू पट्टी से देवगांव चौक, भारत भवन चौक से बंगला टाण, पोटका शिव मंदिर से महतो बस्ती और वार्ड 3 के कई मार्गों की स्थिति भी खराब बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से हल्की बारिश में भी सड़कों पर पानी भर जाता है और गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। शहरवासियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द सड़क मरम्मत व पुनर्निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की गई है। पलामू में निर्माणाधीन उत्तर कोयल नहर पुल पर उठे सवाल, दरार का दावा, ग्रामीणों ने मांगी उच्च स्तरीय जांच। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र स्थित दरुआ बेनी पंचायत में निर्माणाधीन उत्तर कोयल जलाशय परियोजना की मुख्य नहर पर बन रहे पुल सह सुपर पैसेज में दरार आने का दावा किया गया है। निर्माण के करीब 1 महीने बाद ग्रामीणों और किसानों ने कथित दरारों का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निर्माण के दौरान तकनीकी मानकों की अनदेखी की गई और सेंटरिंग के नीचे मिट्टी भरकर ढलाई की गई, जिससे पुल के ढांचे में दरार दिखाई देने लगी। ग्रामीणों ने पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषी अधिकारियों व निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि खामियों को दूर करने के बजाय दरारों पर लीपा पोती की गई। हालांकि विभाग की ओर से अब तक दरार या घटिया निर्माण के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर कोयल परियोजना पलामू और आसपास के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सिंचाई मानी जाती है, इसलिए लोगों ने समय रहते गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है।
लोहरदगा जिले में नए इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण, खिलाड़ियों को मिलेंगी आधुनिक खेल सुविधाएं। लोहरदगा जिले के खिलाड़ियों के लिए सोमवार का दिन खास रहा। उपायुक्त संदीप कुमार मीना और पुलिस अधीक्षक शादिक अनवर ने परिसदन के समीप बने नए इंडोर स्टेडियम का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। दोनों अधिकारियों ने स्टेडियम परिसर का निरीक्षण कर खेल सुविधाओं और अन्य आधारभूत ढांचे का जायजा लिया। इस दौरान स्टेडियम परिसर में स्थापित जिम का भी उद्घाटन किया गया, जिससे खिलाड़ियों को फिटनेस और अभ्यास के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। उपायुक्त ने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को स्टेडियम के बचे हुए कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। गया हावड़ा एक्सप्रेस में महिला दरोगा के परिवार से मारपीट का आरोप, आरक्षित सीट विवाद के बाद हंगामा। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना में पदस्थापित महिला सब इंस्पेक्टर पूजा कुमारी, उनके पति हरिओम कुमार और छोटे बच्चे के साथ गया हावड़ा एक्सप्रेस में कथित मारपीट का मामला सामने आया है। परिवार आरक्षित टिकट के साथ बरहरवा लौट रहा था। आरोप है कि नवादा स्टेशन के पास कुछ युवक उनकी सीट पर बैठ गए और खाली करने को कहने पर विवाद बढ़ गया। महिला दरोगा का आरोप है कि युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर उनके पति और परिवार के साथ मारपीट की, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। पूजा कुमारी ने जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है और आरपीएफ जीआरपी पर शुरुआत में कार्रवाई में देरी का आरोप भी लगाया है। विरोध जताने के दौरान काशीचक स्टेशन पर ट्रेन करीब 1 घंटे तक रुकी रही, जिसके बाद अधिकारियों की कार्रवाई के आश्वासन पर ट्रेन आगे रवाना हुई। शिकायत में एक युवक समेत अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। जीआरपी और आरपीएफ ने यात्रियों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। झारिरा को मिला नया नेतृत्व, पूर्व डीजीपी अजय कुमार बने अध्यक्ष, नलिन कुमार सदस्य नियुक्त। झारखंड सरकार ने झारखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण झारिरा को नया नेतृत्व देते हुए राज्य के पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह को अध्यक्ष और सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार को सदस्य नियुक्त किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने दोनों नियुक्तियों का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नियुक्तियां भू संपदा विनियमन विकास अधिनियम 2016 और झारखंड भू संपदा नियमावली 2017 के प्रावधानों के तहत उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर की गई है। लंबे समय से इन पदों के खाली रहने के कारण झारिरा के कई महत्वपूर्ण कार्य और सैकड़ों मामले लंबित थे। सरकार को उम्मीद है कि नए अध्यक्ष और सदस्य के पदभार संभालने के बाद लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, रियल एस्टेट परियोजनाओं की निगरानी मजबूत होगी और घर खरीदारों व बिल्डरों से जुड़े मामलों का प्रभावी समाधान हो सकेगा। इससे राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ने के साथ निवेश का माहौल भी बेहतर होने की संभावना है। पत्नी के मोबाइल पर अनजान कॉल से भड़का पति, हत्या कर 100 नाले में फेंका, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के पीरटांड थाना क्षेत्र में पत्नी के मोबाइल पर अनजान युवक का कॉल आने के बाद पति ने उस पर शक किया और कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी मुन्ना लाल किस्कू ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद 100 को हरकटवा नाला में फेंक दिया और पहचान छिपाने के लिए उसके ऊपर घास डाल दिया। 5 जुलाई को नाले से महिला का शव मिलने के बाद पीरटांड थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ आबिद खान के नेतृत्व में विशेष जांच दल बनाया गया। पुलिस ने शव बरामद होने के करीब 12 घंटे के भीतर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। उसकी निशानदेही पर जो हत्या स्थल की पहचान की गई और घटना स्थल के पास झाड़ियों से मृतका का चप्पल भी बरामद की गई है। सीएम हेमंत से सांसद निशिकांत दुबे का सवाल, 20 साल में खरीदी गई एम्बुलेंसों का मांगा पूरा हिसाब। गोड्डा से बीजेपी सांसद ने राज्य की एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर देवघर, दुमका और गोड्डा जिलों में पिछले 20 वर्षों के दौरान खरीदी गई एम्बुलेंसों का पूरा ब्यौरा मांगा है। सांसद ने पूछा है कि सांसद और विधायक निधि, राज्य सरकार तथा अन्य स्रोतों से कितनी एम्बुलेंस खरीदी गई, वे किन संस्थानों को दी गई और वर्तमान में कितनी एम्बुलेंस उपयोग में है तथा कितनी जर्जर होकर बेकार पड़ी है। उन्होंने पत्र की प्रति स्वास्थ्य मंत्री को भी भेजी है। सांसद ने अपने पत्र में सीएसआर फंड के तहत खरीदी गई एम्बुलेंसों का भी पूरा विवरण मांगा है और उनकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जनता के पैसों से खरीदी गई सुविधाओं की वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए और यदि एम्बुलेंस जर्जर हालत में है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने बताया कि उन्होंने स्वयं ओएनजीसी, एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसी संस्थानों के सहयोग से 15 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। साथ ही उन्होंने सभी मामलों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।
हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद जमशेदपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल। ट्रैफिक शाखा से 43 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला। जमशेदपुर में बढ़ते अपराध और हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिम ने ट्रैफिक शाखा में तैनात 43 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर उन्हें जिले के विभिन्न थानों, क्राइम कंट्रोल रूम, CCR और पुलिस केंद्र में पदस्थापित किया है। इसके अलावा सभी ट्रैफिक थानों से 5-5 सिपाहियों को भी अलग अलग थानों में प्रतिनियुक्त किया गया है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए थाना स्तर पर पुलिस बल मजबूत करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि अतिरिक्त पुलिस बल मिलने से गश्त, वाहन जांच, त्वरित कार्रवाई और अपराध नियंत्रण अभियान को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। हालांकि ट्रैफिक शाखा से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड में बांस आधारित उद्योग नीति की मांग, रोजगार और 15,000 करोड़ के राजस्व की संभावना। झारखंड में बांस आधारित आजीविका और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 दिवसीय सशक्त बांस इकोसिस्टम कार्यशाला एवं नवाचार प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। स्वयंसेवी संस्था नीड्स और XISS के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और शिल्पकारों ने बांस क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा की। ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के तहत यूरोपीय संघ और भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 7 जिलों की 5,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़कर क्राफ्ट सिटी विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में नीड्स के कार्यकारी निदेशक मुरारी M चौधरी ने महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड में बांस आधारित औद्योगिक नीति बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि बांस उद्योग के जरिए राज्य को करीब 15,000 करोड़ रुपए तक का राजस्व मिल सकता है। वहीं खनन और डंपिंग क्षेत्रों में बांस रोपण से पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। जो कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी पी ने बांस उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर भी जोर दिया, जबकि XISS के निदेशक डॉक्टर जोसेफ जहमरियानुस कुजूर ने बांस को ग्रीन गोल्ड बताते हुए इसे रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। झारखंड में राज्य कर्मियों को झटका, प्रोबेशन पूरी होने के बाद ही मिलेगा प्रमोशन। कर्मचारियों में नाराजगी। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों की प्रोन्नति प्रमोशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को प्रोबेशन अवधि पूरी करने के बाद ही प्रमोशन के लिए पात्र माना जाएगा। इसके बाद ही प्रोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि की गणना शुरू होगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग ने इस संबंध में संशोधित संकल्प जारी किया है, जिससे हाल ही में राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। नए नियमों के अनुसार कई पदों पर अब प्रोबेशन और सेवा अवधि अलग अलग मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अधिक समय इंतजार करना पड़ेगा। पहले जहां दोनों अवधि साथ साथ पूरी हो जाती थी, अब कर्मचारियों को पहले प्रोबेशन और फिर तय अवधि पूरी करनी होगी। इस फैसले को लेकर झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने विरोध जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है और कहा है कि इससे विभिन्न सेवा संवर्गों के बीच असमानता बढ़ेगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में इरफान अंसारी ने मांगी निष्पक्ष जांच। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के कथित मामले पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। उन्होंने कहा कि यह केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि श्रद्धालु मंदिर में धन, सोना, चांदी और अन्य सामग्री अपनी आस्था से दान करते हैं, इसलिए मामले की गंभीरता से जाँच होनी चाहिए और दोषियों से हर राशि का हिसाब लिया जाना चाहिए। इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश सरकार से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीएम हेमंत सोरेन से भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की मुलाकात, निवेश और वैश्विक सहयोग पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री से झारखंड मंत्रालय में भारतीय विदेश सेवा 2010 बैच के अधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य की विकास योजनाओं, निवेश बढ़ाने और आर्थिक विकास की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने झारखंड के विकास को गति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, वन्यजीव पर्यटन, कौशल विकास, शिक्षा और भारतीय प्रवासी समुदाय की भागीदारी पर विशेष जोर दिया। बैठक में झारखंड की शासन व्यवस्था और विकास यात्रा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद शाहिद आलम वर्तमान में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और सुशील प्रसाद नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग में पदस्थापित हैं। दोनों अधिकारी जो मध्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत झारखंड दौरे पर आए हुए हैं।
इन्यूमरेशन फॉर्म भर मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने मतदाताओं से की समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर सभी पात्र मतदाताओं को समय सीमा के भीतर फॉर्म जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके लिए हर योग्य नागरिक को अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया समय पर पूरी करनी चाहिए। मंत्री ने कहा, मैंने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया है, क्या आपने भरा? उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है और लोगों को अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। शिल्पी नेहा त्रिकी ने नागरिकों से अपने परिवार, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भी जागरूक कर अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं से फॉर्म भरने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।